बच्चों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? अ, आज हम लोग एमएससी, ईएमआई एंड एसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को करने जा रहे हैं। और अगेन इन 3 चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और मैंने यहाँ पर पीवाईक्यूज को इस प्रकार से सेलेक्ट किया है कि सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं, और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज टू शेयर द सेशन टू ऑल फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ ऑपरेटिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग at primary voltage of 8 kilovolt and secondary voltage of 160 volt serves a load of 80 kilowatt, assuming the transformer to be ideal with purely resistive load and working on unity power factor. The loads in the primary and secondary circuit would be, तो आपको बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है सी। देखा, ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज, तो आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रखा है और आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है और रजिस्टर निकालना है। तो हम जानते हैं पावर इन जो होता है वो पावर आउट के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिटी पावर फैक्टर है। तो पावर इन बराबर पावर आउट है, तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो पी इन बराबर यहाँ पे आर इनपुट का हो जाएगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है। तो यहाँ पे आर निकालना है इनपुट का, तो इट इज वी स्क्वायर बाई पी इन इनपुट। तो वी हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 8 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, तो 8000 इंटू 8000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पावर है 80 किलो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये और ये उड़ गया, ये और ये गया, ये और ये गया, तो इट इज 800। ओ, ये आ गया। आर आउट निकालते हैं तो ये आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आउट। तो वी कितना है हमारे पास आउटपुट का, 160 इंटू 160 डिवाइड बाई 80, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आया 32 इंटू 10 की पावर -2। इट इज नथिंग बट 0.324। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A by 2 and 2A from axis of the wire is, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी। इसमें बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अगर हम जानते हैं एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसके अंदर और बाहर, तो अगर रेडियस आर जो लेस देन है कैपिटल आर, तो फार्मूला जो होता है इट म्यू नॉट जे आर बाई 2 होता है। इसको मैं B1 बोल देता हूँ। तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट, जे है करंट डेंसिटी, रेडियस कितना है, इट इज ए बाई 2, है ना, रेडियस इसका ए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, लेस देन कर लेते हैं। तो ये आ गया म्यू नॉट जे ए बाई
4, ये है B1। अब दूसरा है, अगर r ग्रेटर देन रेडियस है तो फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, ये फार्मूला है। तो म्यू नॉट I कितना होगा, करंट डेंसिटी J है और एरिया इसका होगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2π, और r की जगह कितना आएगा, इट इज 2a। तो पाई से पाई गया और यहाँ a से a गया, तो ये म्यू नॉट J a डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ B2, तो ये B1 है और ये B2 है। तो हमें निकालना है B1 डिवाइडेड बाई B2, तो इसका आंसर आएगा 1:1। 1:1, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। आप 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए इसको। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। लिखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बिल्कुल सही है। पैरामैग्नेटिक अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं। अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रांगली होते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, बट स्ट्रांगली समझाते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। हैज ससेप्टिबिलिटी मोर देन 0, बिल्कुल सही है। मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है। ए एंड सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम, न्यूक्लियस हैव द सेम एनर्जी, they are in the circular orbit in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane, rp re and rh be their respective radii। then आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं रेडियस आर जो होती है इट इज रूट ऑफ 2m k डिवाइडेड बाई क्यूबी। अब बात हो रही है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम। तो हम जानते हैं अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है। हीलियम का चार्ज होता है प्लस, हीलियम न्यूक्लियस है तो +2e होता है। लेकिन मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो मास जितना कम होगा रेडियस उतनी ही कम होगी। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगी। और अगर मैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो इट इज रूट ऑफ 2m है मास ऑफ प्रोटॉन इनटू k डिवाइडेड बाई Eb। और अगर मैं रेडियस ऑफ हीलियम की बात करते, हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो रूट ऑफ 2। हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होता है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू के डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2e इनटू बी। तो 4 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज रूट ऑफ 2m के डिवाइडेड बाय ई बी। तो एच ई आगे आरपी, तो यानी कि यहाँ पे आरपी और आर एच ई क्या है, बराबर आ रहा है, और आर ई कम होगा, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, द रीजन बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू d कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड B बराबर bz। ठीक है, particle of mass m and charge q enters the region with a velocity v बराबर vi cap। if d बराबर है mv by 2qb, the acceleration of the charged particle at the point of its emergence on the other side is। करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इज डी। देखिए क्वेश्चन में लिखा है रीजन बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू d कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूं ये x एक्सिस है, ये y है, और बाहर की तरफ z है।
तो y बराबर 0 और y बराबर d। कि इसके बीच में आपका एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है चार्ज क्यू का वेलोसिटी v से। देखो अब इसमें क्वेश्चन में ये दिया नहीं कहां पर एंटर करता है, तो हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है डेविएशन होता है, तो हमें इस प्रकार से इसको एंटर कराना है कि ये डेविएट करे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट y बराबर d पर आगे की तरफ यहाँ डेविएट एंटर कराता हूँ v से, तो v ऊपर v आगे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा तो ये पार्टिकल इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएगा, इसका यहां कहीं सेंटर बनेगा। और हमें यहां पर दिया हुआ है d बराबर है mv/2, तो यानी जो d जो दिया है, d की वैल्यू जो है इट इज हाफ ऑफ द रेडियस, तो ये दूरी है r/2, और ये r/2 है, ये दूरी भी r/2 हो जाएगी, और ये r है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा कितना आएगा, r/2 डिवाइड बाई r 1/2, तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री आया। अब देखो थीटा 60 डिग्री आ चुका है, तो अब यहां पर जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा। पूछ रहे इसके बारे में, एक्सलेरेशन निकालना, और AC का एक एक्स कंपोनेंट आएगा और एक वाई आएगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा 30 आएगा, तो इधर आएगा AC कॉस 30, और इधर आएगा AC साइन 30। तो आपको अगर AC को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो ये लेफ्ट में है, ये नीचे है, तो यानी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो AC कॉमन ले लो, कॉस 30 होता है -√3/2 आई कैप, और ये आपका है -1/2 जे कैप, दोनों नेगेटिव है। तो देखो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, केवल डी में ही नेगेटिव है और मैच भी कर रहा है। और AC की वैल्यू हम जानते हैं कितना होगा, फोर्स होता है QVB डिवाइड बाई एम। AC को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -√3I - j डिवाइड बाई, दिस द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट in the circuit. The switch is opened in 1 millisecond. EMF induced across the coil is 20 volt. The inductance of the coil is, तो हमें यहाँ पर निकालना है inductance of the coil। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है ए। लिखा है 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm थ्रू स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट। देखो अगर यहाँ पर कॉइल है, कॉइल का एक रेजिस्टेंस भी होता है, और इसको मैंने एक बैटरी जोड़ रखा है, तो ये बैटरी कितने की, 12 वोल्ट की है, ये एल है ये आर है, तो इसमें जो करंट बोल रहा है कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो इस केस में करंट जो आएगा कितना आएगा, वी बाई आर, तो वी है 12, दैट इज नथिंग बट 2 एम्पियर, तो करंट जो है 2 एम्पियर हो गया। अब स्विच इज ओपन, तो स्विच ओपन करेंगे तो करंट जो था 2 एम्पियर जीरो हो जाएगा, और लिखा है ओपन कर दिया इन 1 मिली सेकंड। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास है 20, और एल निकालना है, और आपका करंट जो है 2 से 0 हो गया, तो 2 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 1 मिली सेकंड, 10 के बाद -3, तो एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये हो गया 10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, या इसी को बोल सकते हैं हम 10 × 10 की पावर -3, so this is nothing but 10 milli Henry, that is the answer।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें दो केस बनते हैं। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in series combination having mutual inductance of the coil as M. The equivalent self inductance of the combination will be। तो आपको यहाँ पर इसका equivalent self inductance निकालना है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा और इसका आंसर हम जानते भी हैं। इसका आंसर है L1 प्लस L2 माइनस 2M। बताने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें दो केस बनते हैं। देखो यहाँ का जब करंट जा रहा है तो अब करंट यूं, इसकी डायरेक्शन यूं है, ठीक है। अब जब यहां जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, तो करंट अपोजिट सेंस में है और ये दोनों सीरीज में है। तो इसका L1 है, इसका L2 है और इनके बीच का M म्यूचुअल है। तो इस केस में L इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। कब आएगा? जब करंट का सेंस अपोजिट है। और इसमें एक और होता है कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर तो पहला कॉइल ये है और दूसरा कॉइल ये है, तो ये L1 L2 इनका म्यूचुअल है M। तो इस केस में L इक्विवेलेंट जो आता है L1 प्लस L2। बस आपको इतना याद रखना है ना। इसका डेरिवेशन भी होता है बट हमें रिक्वायर्ड नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर सेंस ऑफ करंट अपोजिट है तो -2M आएगा, सेंस ऑफ करंट अगर सेम है तो +2M आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। a small square loop of a wire of side L is placed inside a large square loop of wire capital L. Both loops are coplanar and their center coincide at point O as shown in the figure. The mutual inductance of the system is। तो आपको इस सिस्टम का निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर है सी। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? देखिए यहां पर अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले में करंट फ्लो कराएंगे। मैंने यहाँ कुछ करंट फ्लो कराया आई, तो इसके कारण अगर करंट आई है इसमें तो इसके कारण सेंटर पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे करंट है और इसके कारण यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक के कारण। तो ये आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी मतलब ये दूरी है, इनटू sin θ1 यानी sin 45 डिग्री। फार्मूला होता है sin θ1 प्लस sin θ2, ये होता है फार्मूला। बाई सिमेट्री 1 2 3 4 चारों इक्वल है तो चारों के कारण फील्ड सेम ही आएगी। नेट फील्ड निकालना है, ये हम भी नेट निकालना चाहते हैं। तो ये आएगा म्यू नॉट पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। ये लेंथ L/2 हो जाएगी। और साइन की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल 45 है, तो ये sin 45 तो ये आएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 4, क्योंकि 4 वायर है तो 4 से ये 4 का A2 पर जाएगा। तो ये आएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल। स्मॉल एल है, सॉरी यहाँ पर ये लेंथ स्मॉल एल है, या कैपिटल लिखा हुआ है या स्मॉल एल। कैपिटल कर लो कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ एल कर, ये एल हो गया, ठीक है। और ये 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा सिंपली √2। तो ये आ गया बी नेट चारों के कारण। अब यहां इसके थ्रू निकलना है फ्लक्स। तो फ्लक्स होता है बी इंटू इसका एरिया। एरिया कितना है, एल स्मॉल एल स्क्वायर है ना, ये है, सॉरी सही तो लिखा है। छोटे वाले लुका स्मॉल एल है, बाहर का कैपिटल, ठीक है।
तो ये आएगा, तो बी हमारे पास है 2√2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल एल एल स्क्वायर इंटू आई। तो जो ये ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं एम। ठीक है, तो इसका आंसर था, कितना था इसका आंसर? इसका आंसर था सी। सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं, इसका आंसर है सी। और देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, बहुत इजी होते हैं। इसमें चारों ऑप्शन आपको चेक भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमें चारों मैच कराएंगे तभी आंसर आएगा। तो आप देखो, अगर ऑप्शन देखा जाए, एक का यहाँ आंसर 4 है, या 2 है, या 2 है, 4 है, तो ए का या तो 2 होगा या 4 होगा। बी की बात करेंगे तो यहाँ पे बी का यहाँ 2 है या 4 है या 1 है, 3 है ना। तो आप पहले ए चेक कर लेते हैं। तो ए है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, क्योंकि हम जानते हैं एसी में क्या होता है, कॉइल घूमती है, उसके कारण ईएमएफ होगा। तो एसी यानी इसका आंसर 2 होगा। 2 होते ही आपका सी हो सकता है या बी हो सकता है। तो आपका ए और डी तो होना नहीं है। अब देखो, यहाँ बी का 4 है या बी का 1 है, तो बी को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है, इसका आंसर होगा 4। तो 4 है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप रेजोनेंस फिनोमेना हम जानते हैं, ये आपका क्या कहते हैं, शार्पनेस, ये आपका प्रेजेंस ऑफ बोथ एल सी है ना, एल एंड सी होगा। तो ये आप इसका हो जाएगा 1। और ये शार्पनेस और रेजोनेंस हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, सारे ऑप्शन मैच कराने की जरूरत नहीं होती है। आपने अगर एक दो भी मैच करा दिया तो भी आंसर आ जाता है मोस्टली केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन है, लिस्ट टू दिया हुआ है। ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए सब लोग। इसमें कोई बताने लायक है नहीं, आपको बस ये ग्राफ है, इनको याद रखना है। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है डी। पहला है, वाई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और एक्स पर है मैग्नेटाइज फील्ड। तो ए का आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स जो है, वाई वाई जो है ये कांस्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ दे रखे हैं। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय। तो चार ऑप्शन दिए हैं, किससे प्रोड्यूस होगा, किससे प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो, मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि अगर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहेगा। आंसर नहीं होगा। मूविंग कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो भी हम जानते हैं कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हम जानते हैं कि अगर ये कॉइल है और ये मूव कर रही है और यूनिफॉर्म फील्ड है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म, हम जानते हैं ये जो आपका एसी जनरेटर होता है वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, बिल्कुल सही है, एरिया चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स है। हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और फाइव होता है बी इंटू ए कॉस थीटा। या तो आप बी चेंज करो या एरिया चेंज करो या एंगल थीटा चेंज करो, उससे हम जानते हैं आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton deuteron having the same kind of energy enters the region
uniform magnetic field B moving perpendicular to B, the ratio of their radii of deuteron path to the radii of proton path. तो आपको deuteron और क्या कहते हैं प्रोटॉन की रेडियस का रेशियो निकालना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपका दे देगा 3-4 पार्टिकल दे देगा, उनकी रेडियस के बारे में बात करेगा, एक कॉमन कंडीशन दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये इस तरह के प्रोफाइल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आईआईटी पूछता ही पूछता है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है ए। वेरी इजी क्वेश्चन है ये। रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया भी था, रूट ऑफ 2m k डिवाइडेड बाई क्यूबी, ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस ऑफ हमें निकालना है ड्यूटेरॉन। तो ड्यूटेरॉन का मास जो होता है ट्वाइस ऑफ होता है मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम है, चार्ज वही होता है। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये उसका मास तो हम जानते ही हैं, 2 टाइम्स ऑफ m k डिवाइडेड बाई E b। तो यहाँ पर R d डिवाइडेड बाई R p, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √2। तो √2 रेशियो बनाएगा। Two conducting circular loops A and B are placed in the same plane with their centers coinciding as shown in figure. The mutual inductance between them is। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन होता है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इज डी। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही फंडा है, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कराएंगे तो इसके कारण यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। आर कितना है यहाँ पे बी है। फ्लक्स निकालेंगे तो इट इज बी इंटू एरिया। एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर। और बी की वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू आई। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है यही हमारा क्या होता है, एम होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आंसर आएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। A series AC circuit connecting an inductor, capacitor, and resistor is driven by an AC source of 24 volt, 50 hertz. The energy dissipated in the circuit in 60 seconds. Solve कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है। लिखा है एसी सीरीज एसी सर्किट है, इसमें इंडक्टर भी दे रखा है, एल भी है, सी भी है, आर भी है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर एक्स एल निकालना पड़ेगा। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो 2 पाई एफ की वैल्यू है 50, एल की वैल्यू कितनी है 20 10⁻³ तो ये एक्सएल है। तो एक्सएल को सॉल्व करोगे तो यहां पर एक्सएल की वैल्यू आएगी कितना आएगा वैल्यू, देखिए यहां पर 50 इंटू 2 इट इज 100। ये 50 इंटू 100 और ये 0 ये गया, इट इज 2 पाई। तो इट इज 2 इंटू 3.14 6.28 ओम। और ओम में यहाँ पर एक्सी निकालते हैं। एक्सी क्या होता है 1
अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा है 2 पाई एफ कितना है 50, सी कितना दिया है यहाँ पे 120 माइक्रोफेरेड, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 50 इंटू 2 करेंगे तो 100, ये 50 टू 100 और ये आएगा ऊपर 10 की पावर 4, और एक जीरो यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो एक्स सी कितना आ रहा है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू पाई, 12 की पावर है ये आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स सी की वैल्यू सॉल्व करने पर आती है, इट इज 26.5 ये आ गया। तो अब हमें यहाँ पर एक्सएल आ गया है एक्स सी, तो एक्स सी माइनस एक्स एल निकालते हैं। तो 26 और ये तो माइनस करेंगे तो इट इज नियरली 20 ओम अप्रोक्सीमेटली। रजिस्टेंस कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो हमें निकालना है एनर्जी डिसिपेटेड, तो आपको यहाँ पर जेड निकालना पड़ेगा। जेड कितना आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। तो रूट ऑफ आर कितना है 60 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर z की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 20 को भी ले लो बाहर, और यहाँ बचेगा 3 3 जी 9 प्लस 1 रूट 10 आएगा, चेक कर लीजिए। रूट 10 अपना ये आंसर आ गया। अब क्या निकालना है हमको एनर्जी, तो z निकाल लिया, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट यानी आई आर एम एस, ये होता है वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। वी आर एम एस हमारे पास कितना है 24 डिवाइड बाई 20 रूट 10, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, इट इज 6/5 रूट 10 एम्पियर, दिस द करंट आई आर एम एस। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी डिसिपेटेड डेल्टा एच कितना आएगा, पावर, पावर क्या होता है आई आर एम एस स्क्वायर इनटू टाइम टी। तो ये आपको मालूम है 6/5 रूट 10 का स्क्वायर। रजिस्टेंस कितना दे रखा है 60, टाइम कितना है 60। सॉल्व कर लीजिए, है ना, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा इट इज सी। सो दिस इज आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है बट अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। One of the two identical conducting wires of length L is bent to form a circular loop, and the other one into a circular coil of n turns and the identical turns. If the same current is passed in both, the ratio of magnetic field at the center of the loop B1 to that at the center of coil B2 BC BC B2 जो भी है BC, हाँ BC, that is BL by BC। तो ये B1 ये BL होगा, BL करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका डी। कैसे करेंगे, तो वन ऑफ द टू आइडेंटिकल वायर लेंथ कितना एल है, पहले एक हमने लूप बनाया सिंगल लूप, और इसकी अगर रेडियस अगर मान लो आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। आर कैसे निकालेंगे, लेंथ एल है तो एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहां से आर एल बाई 2 पाई हो जाएगा। तो यहां से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2
आर की वैल्यू है एल डिवाइड बाई 2 पाई, 2 से 2 उड़ गया, तो बी की वैल्यू आ गई, इसको मैं बी एल बोल रहा हूँ, म्यू नॉट आई पाई बाई एल, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पे क्या हो रहा है, इसने यहां पर इस प्रकार से टर्म्स बनाए हैं, एन टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, तो यहां पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी सी होती है म्यू नॉट, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, एल लेंथ है, एल कितना आएगा 2 पाई आर इंटू एन, स्मॉल आर कितना आया एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एन। तो यहां पर म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 एल, और यहां ऊपर जाएगा 2 पाई इंटू एन। देखो यहाँ 2 से 2 गया, तो बी सी कितना आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा आई पाई बाई एल, और ये बी म्यू नॉट आई पाई बाई एल, तो हमें इनका रेशियो निकालना है, तो बी सी सॉरी बी एल बाई बी सी निकालना है, तो बी एल डिवाइडेड बाई बी सी, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइड करते ही आपका यहाँ तो 1 है, यहाँ एन स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle having the same charge as of electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of magnetic field 0.5 Tesla. If an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, then the mass of the particle is, particle का mass कितना होगा वो निकालो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, इसका आंसर है डी, डी का आंसर है पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो है इसका ई है, मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दे रखा है आपको, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, दिस मेक्स इट मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में पाथ करता है। देखो रेडियस आर होता है एम वी बाई क्यू बी, है ना। अब हमें निकालना है मास, और v कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करता है, v होता है e बाई बी, तो पुट द वैल्यू, तो r बराबर हो जाएगा m डिवाइडेड बाई q है e b, और ये है अगेन e बाई b, तो मास निकाल, तो मास m, तो ये e इंटू बी ऊपर जाएगा, तो मास कितना आएगा r टाइम्स ऑफ e b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, रेडियस कितना दे रखा आपको 0.5 सेंटीमीटर 10⁻²। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 होता है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.5, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 10⁻24, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires A and B are carrying current I1 I2 as shown। तो इसका ये डायग्राम दिया है, इसको मत देखना, इसमें एक्स और डी लिखा हुआ है, ये केवल इंडिकेटिव डायग्राम है, आपको अपने हिसाब से एक्स और एक्स निकालना है ना, पॉइंट कहाँ होगा वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। यहाँ जो डायग्राम में दिया है उसको मत बिल्कुल सही मत मान लेना, ठीक है। द थर्ड वायर सी कैरीज अ करंट ऑफ आई, इसके
parallel to them at distance x from A such that the net force acting on the it 0 possible values of x. तो आपको x की possible values यहाँ पर निकालनी है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं. इसका आंसर डी. इसका आंसर तो देखिए इसमें फंडा ये है कि यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ इसके कारण यहाँ फील्ड आएगी अंदर, इसके कारण फील्ड अंदर आएगी. तो ये पॉइंट ये तो नहीं होगा, इधर नहीं होगा. ये कहाँ होगा? या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा. तो अगर मैं यहाँ वायर रखता हूं तो बेसिकली फोर्स कब जीरो होगा? जब नेट फील्ड जीरो होगी. तो इसके कारण फील्ड आएगी यहां पर बाहर I1 के कारण, और I2 के कारण आएगी अंदर आएगी. तो जीरो हो सकता है. तो मान लेते हैं ये दूरी x है. तो यहां पर I1 के कारण फील्ड बाहर की तरफ कितनी आएगी? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई x, और इसके कारण आएगी अंदर. तो ये आएगी म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d प्लस x. तो म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, 2 पाई से 2 पाई गया. तो यहां से हमें निकालना है क्या? x निकालना है. तो ऊपर जाएगा तो d प्लस एक्स कितना आएगा? I2 डिवाइडेड बाई I1 इंटू एक्स. तो x को इधर ले जाइए. तो x की वैल्यू कितनी आएगी? d I1 डिवाइडेड बाई I1 सॉरी I2 माइनस I1 होगा. I2 माइनस ये. अब इसमें देखिए यहां पर ये x आया, d ये कब आएगा? जब आपका I2 I1 से बड़ा होगा तो इधर आएगा. और अगर I1 बड़ा है I2 से तो आपका ये वायर यहाँ कहीं आएगा. तो बेसिकली यहां हम बोल सकते हैं कि जब लेफ्ट में लेंगे तो ये आंसर आएगा, राइट में लेंगे तो I1 माइनस I2 आ जाएगा. आप सॉल्व कर लेना. तो इसलिए आंसर लिखेंगे प्लस माइनस. तो डी इज द. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rigid square of loop of side A and carrying current I2 is lying on a horizontal surface near a long current I1 carrying wire, current carrying wire in the same plane as shown in the figure. The net force on the loop due to the wire will be. हो गया भाई. इसका आंसर मैं बता देता हूं. इसका आंसर सी. देखो यहाँ करंट ऊपर है, इसके कारण यहाँ पर फील्ड आएगी अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी फील्ड आएगी अंदर की तरफ. और यहाँ इस वायर में करंट नीचे आ रहा है तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इधर लगेगा. इस पे ऊपर जाता है, फोर्स लगेगा इधर. तो निकालना नेट फोर्स. नेट फोर्स होगा एफ नेट विल बी F1 माइनस F2, और ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, रिपल्सिव होगा. तो F1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे करंट I2 है तो I2 इंटू ए B2, या मैग्नेटिक फील्ड मान लेते B2 है, यहाँ मान लेंगे B1. ओहो सॉरी B1 मान लेते हैं ना. हाँ जी. तो ये आएगा I2 A B1 माइनस I2 A B2. तो B1 यानी इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो I2 A कॉमन ले लो तो B1 कितना आएगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई
माइनस, और यहाँ B2 कितना आएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2A। तो F नेट आ रहा है I2A म्यू नॉट I1 बाहर निकालेंगे, 2 पाई AB बाहर आएगा, 1 माइनस 1/2। तो यहाँ A से A गया, ये आएगा म्यू नॉट I1 I2, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा, 4 पाई। तो सीधा रिपल्सिव एंड इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट बिलो C दिया है, R2 दिया है, L दिया है, R1 दिया है। L R1 पाथ में करंट I1 है, L यानी कि इसमें करंट जो है I1 है, इसमें करंट जो है I2 है। तो हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर इसका है सी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एल है, ये आर है, तो एक्स एल निकालिए। एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 100, एल कितना है √3 बाई 10, ये है 10√3। सिमिलरली आप निकालिए एक्सी, एक्सी कितना है, अच्छा एक्सी आएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा हमारे पास है 100, और सी हमारे पास ये दिया हुआ है √3/2, और 10 की पावर यहाँ पाएगा -6, सॉरी +6 हो जाएगा। तो ये ऊपर यहाँ जाएगा तो 10 की पावर 4 बचेगा। तो यहाँ से एक्सी निकालेंगे, ओमेगा इतना है, ठीक है, 10 की पावर 4, तो ये 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। अब क्या क्या दिया हुआ है कुछ, अच्छा माइक्रोफैराड, ठीक है, ठीक है, या अब क्या निकालना आपको, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे दोनों में क्या चीज कॉमन है, वोल्टेज कॉमन है। तो वोल्टेज अगर कॉमन है, ये वोल्टेज है, तो हम जानते हैं कि एल आर में वोल्टेज करंट जो होता है वो लैग करता है, यहाँ I1 होगा, और आरसी में ये करंट जो है लीड करता है I2। ये एंगल और ये एंगल, तो इसको मैं φ1 बोलता हूँ, ये φ2 है। तो 10φ1, ये कौन सा वाला था हमारा, एल आर, और ये हमारा कौन सा है आरसी। तो एल आर में ये फॉर्मूला होता है XL/R, एक्सएल कितना है 10√3, और आर यहां पर है 10। तो यहां से φ1 आया π/3, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर φ2, तो 10φ2 ये हो जाएगा XC/R, जो भी है R2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं। XC हमारे पास है 2 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई √3, ओके। और R2 कितना हमारे पास, R2 हमारे पास 20, ओके। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ डेटा में कुछ गड़बड़ है क्या।
एक मिनट में इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। नहीं सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये गया, तो 10 ये बेसिकली आ रहा है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपका जो एंगल फाइव टू होगा, इट इज क्लोज टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 निकालना है। क्या आंसर था इसका? सी आंसर है। ओके, ये तो फाइव टू तो हो गया 90 डिग्री, और वो 5/3 है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है इसमें, डेटा में कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। जस्ट मिनट, इसका आंसर जो है मैच ही नहीं कर रहा। ओके, इसका आंसर होगा 90 प्लस 5/3, 60 डिग्री। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 150 डिग्री। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया उन्होंने। ठीक है, 150 डिग्री ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ डेटा गड़बड़ हो रहा होगा। जो एग्जामिनर ने सेट किया होगा, तो कुछ ना कुछ डेटा में अ, गड़बड़ कर दी होगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से 20 किलो ओम होना चाहिए, तो अपने आप ही 1/√3 होता। तो यहाँ पे 30 डिग्री आता, तो आंसर 5/90 डिग्री आता है ना। तो यहाँ पर 20 किलो ओम होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ पर आप R2 20 किलो ओम कर दीजिए, है ना। तो 20 किलो ओम करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ऐसा काम कर देते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। तो कॉल इसको हम कर लेते हैं 20 किलो ओम, है ना। तो अगर 20 किलो ओम करेंगे तो आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा। नहीं, ये करेक्शन कर लीजिए। तो 1/√3, तो उस केस में आपका आंसर सी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना, अगेन सारे ऑप्शन को मैच कराने की जरूरत नहीं है, एक दो से भी आंसर निकल जाता है। करिए। हाँ जी, हो गया बच्चों। तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ए। हाँ 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 हाँ, इसका आंसर है ए। प्योरली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं करंट जो है वोल्टेज से आगे होता है, लीड करता है। पहले का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 1 है, तो बी और सी तो वैसे भी नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं, तो यहाँ B4 है, तो उसी से काम बन जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। नहीं, B4 यहाँ पे, B4 पे, बी को चेक नहीं करेंगे। सी को करते हैं। सी है LCR सीरीज एट रेजोनेंस प्योर। इसमें V और I सेम फेज में होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा 2। ठीक है, LCR सीरीज सर्किट, तो इसका तो आंसर अपना थर्ड होगा ही होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है। चलिए, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो रहा है। अ स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 44 एम्पीयर मीटर स्क्वायर।
if the strip is bent in a semicircular shape, its magnetic moment will be। तो अब आपको बताना है जब इसको हमने सेमी सर्कल बना लिया है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। हाँ जी, आ गया आंसर। तो इसका आंसर है 28। स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम जानते हैं अगर स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, लेंथ एल है और इसकी फुल स्ट्रेंथ अगर एम होती है, यहाँ पर माइनस एम होती है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम इंटू एल। इसी को अगर मैंने इस प्रकार से सेमी सर्कल में मोड़ दिया तो यहाँ ये एम है, तो यहाँ पर ये माइनस एम है। तो इस केस में आपका एम डैश आएगा एम इंटू टू आर। आर कैसे निकालेंगे? एल डिवाइड बाई, तो ये आएगा 2/पाई एम इंटू एल। 2/पाई होता है 22। अरे ये क्या हो रहा है? 22 ऊपर जाएगा 7। एम एल की वैल्यू हम जानते हैं, ऊपर दिया हुआ है 44। तो ये 2 टाइम्स क्या, तो 2 × 7 इंटू दैट इज 28 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, a DC current of 5 ampere flows through it. When an AC voltage of 200 volt peak voltage is connected to inductor, its inductive reactance is found to be 20√3। The power dissipated in the circuit is, तो हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड कितना होगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है 50। आंसर कितना है इसका? 250। कैसे करेंगे? व्हेन द डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द इंडक्टर, डीसी करंट ऑफ, देखो यहाँ पे हम जानते हैं एक इंडक्टर जो होता है उसका एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। इसको अगर हमने डीसी सोर्स से जोड़ा हुआ है, ये एल है, ये आर है, ये वी है, तो इसमें यहाँ पे करंट दिया है, वी हमें दिया है 100 वोल्ट, और इसमें करंट दिया है 5 एम्पियर। इससे हम रजिस्टेंस निकालेंगे, है ना। स्टडी स्टेट में जानते हैं वी बराबर हो जाएगा आई आर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट में जो आपका इंडक्टर है जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह वेव करेगा। तो वी हमारे पास 100, आई 5, आर, आर निकालना है। आर कितना आया? 20 ओम। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ रही है 20 ओम। ठीक है। अब क्या लिखा है? व्हेन द एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट पीक वैल्यू, ये टू पीक वैल्यू है, इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर। तो इस इंडक्टर को हमने क्या किया? एसी से जोड़ा। अभी एल आर सर्किट हो गया, एसी से जुड़ा हुआ है, और इसकी पीक वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट, यानी ये आपका वी नॉट है, इट इज द पीक वैल्यू। तो यहाँ लिखा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फाउंड टू बी दिस थिंग, तो यानी आपका एक्सएल की वैल्यू है, एक्सएल दिया है 200√3। तो जेड जो होगा इट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो रूट ऑफ आर, आर हमारे पास है 20, एक्सएल कितना है
20√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो z आएगा, z कितना आएगा, इट विल बी 40। अब देखो यहाँ z निकाल लिया है, तो हम अब आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे, इट इज वी नॉट डिवाइड बाई z। तो वी नॉट हमारे पास है 200 और आपका ये है 40, तो इट इज 5 एम्पियर, ये पीक वैल्यू है। तो अब निकालें पावर डिस्ट्रीब्यूट, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो P बराबर हो जाएगा आई आर एम एस कितना है, ये पीक वैल्यू है, आई आर एम एस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। रजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 20, ये हम निकाल चुके। तो बेसिकली 5 का स्क्वायर करेंगे 25, नीचे 2 आएगा इंटू 20, ये गया 10, तो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू आ रही है 250 वॉट। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। स्क्वायर लूप दिया है PQRS हैविंग नंबर टर्न्स, यानी कि आपको यहाँ पे कैपिटल N नंबर टर्न्स दे रखा है। एरिया इज गिवन टू यू, resistance R is given to you, slowly and uniformly being pulled out of the uniform field of B, B is given to you। वर्क डन निकालना है, ठीक है। इसको देखिए, इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसमें नंबर टर्न्स हमारे कितने n है मान लो, है ना। तो इसमें अगर नंबर टर्न्स n है तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा एक लूप में होता है BLV, तो यहाँ पे n टर्न्स होते हैं NBLV EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, ये EMF है। तो इसमें करंट निकालेंगे तो करंट हो जाएगा E बाई आर, इट इज NBLV डिवाइडेड बाई आर। ये हमने करंट निकाल लिया। करंट निकाल लिया है तो हम जानते हैं कि इसको हमें बाहर पुल करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। और एक एक वायर में हम जानते हैं फोर्स होता है ILB, और यहाँ तो N वायर होंगे ना, N लूप्स हैं। तो आपका F एक्सटर्नल जो होगा इट इज N टाइम्स ऑफ ILB, ये हो गया। तो ये हमने F एक्सटर्नल निकाल लिया है। F एक्सटर्नल आ गया N टाइम्स ऑफ ILB, और हमें यहाँ निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, F एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, F एक्सटर्नल इंटू S। तो S मतलब ये जो लेंथ है ना इसकी वायर की, वही होगा। बेसिकली वर्क डन आएगा आपका N टाइम्स ऑफ ILB इंटू डिस्टेंस ट्रेवल कितना S, L होगा। अब देखो L कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं L स्क्वायर होता है एरिया, एरिया दे रखा है आपको 3.6 10 की पावर -3, तो यहाँ से L आएगा 0.06, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v होगा डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो L दैट इज 0.06 ही है। टाइम कितना है 1 सेकंड, तो इट इज नथिंग बट 0.06 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया है एंड L भी निकाल लिया है ना, और यहाँ I हमें दिया है दिस थिंग है ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो N है नंबर टर्न्स 10 है ना, और यहाँ I यहाँ से लिख देंगे। तो पहले चलो वेरिएबल के टर्म में ही मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये N है, I की वैल्यू है NBLV बाई R, और यहाँ L हो जाएगा L स्क्वायर B, है ना, ये आ गया, ये है वर्क डन। तो यहाँ पर ये आ गया N स्क्वायर B स्क्वायर N स्क्वायर B स्क्वायर L क्यूब इंटू V डिवाइडेड बाई R। N की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है, B कितना है 0.5 का स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास है 0.06 की पावर की, और V हमारे पास भी वही 0.06 ही है। डिवाइडेड बाई R, R कितना दिया है आपको 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर 3, इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर 3 है, बट इसको सॉल्व करने पर आएगा 3.24
10 की पावर -6 जूल, ये आंसर है। -3.24 10 की पावर -6 जूल, ये आंसर है। चलिए, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। तो अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two parallel long current carrying wires separated by a distance of 2r as shown. The ratio of magnetic field at A to magnetic field at C is। तो हमें यहाँ पर A और ये C पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। आंसर इसका है 5 5 द आंसर। कैसे करेंगे? पॉइंट ए पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, पॉइंट ए पर इस आई के कारण डायरेक्शन आएगी बाहर। वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और इसके कारण भी बाहर ही आएगी, म्यू नॉट इंटू 2 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3 आर। तो अगर हमें यहाँ सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 + 2 ये आएगा 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 6 पाई आर। इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर, तो सी पर निकालेंगे तो इसके कारण डायरेक्शन अंदर आएगी, इसके कारण भी अंदर आएगी। तो इस आई के कारण निकालना है तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितनी है? 3r। और दूसरे वाले के कारण निकालेंगे म्यू नॉट 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब इसमें काम करते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी पे कितना है? 3 × 2 6 + 1 7 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 6 पाई आर। ये है इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। इसका रेशियो निकाले तो म्यू नॉट बाई 6 पाई आर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 7। आंसर विल बी 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25। A rectangular loop of side 12 centimeter and 5 centimeter with sides parallel to the x-axis and y-axis। यहाँ पर moves with a velocity of 5 centimeter per second in the positive x direction in a space containing a variable magnetic field in the positive z direction. The field has the gradient of 10 to the power -3 Tesla per centimeter along the negative x direction, and it is decreasing with the time at the rate of this much. If the resistance of the loop is 6 milliohm, the power dissipated by the loop as heat is। करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है 216। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, यहां क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर लूप है और साइड लेंथ है ये 12 और ये है 5 सेंटीमीटर। तो 12 है इट इज अलोंग योर एक्स एक्सिस एंड 5 जो है अलोंग वाई एक्सिस है, एंड इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड जो है वेरी कर रही है। ये आपको ग्रेडियंट दे रखा है। तो ये आपका अलोंग एक्स है, तो ये आपको दिया है डेल बी बाय डेल एक्स। और जो ये दिया है, ये जो दिया है ये होगा आपका डेल बी बाई डेल टी। देखो कैसे करेंगे, तो इसके थ्रू फ्लक्स जो होता है वो होता है बी इंटू एरिया। बी यहाँ पे ध्यान रखना, बी जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी जो है इट इज आउटवर्ड, एंड बी जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ है।
तो अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए बाहर निकाल लेते हैं तो बी का डिफरेंशिएशन आएगा डेल बी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल बी बाई डेल टी, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स और टी दोनों का ही फंक्शन है तो एक्स के साथ भी करना पड़ेगा। और ये हमने क्या लगाया है, हाँ प्रोडक्ट रूल लगा लिया है। तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो ईएमएफ कितना, माइनस एरिया कितना है 12 इंटू 5 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। और डेल बी बाई डेल एक्स कितना है यहाँ पर, ये है 10 की पावर -3 और डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी कितना है, वेलोसिटी कितना दे रखा है 5। देखो यहाँ सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है तो ये यूनिट से पर सेकंड में आ जाएगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डेल बी बाई डेल टी यहाँ पे कितना 10 की पावर -3। ये हमने ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया, कितना आएगा ईएमएफ इंड्यूस, तो ये -3 है, ये -3 है, यहाँ -7 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना क्योंकि ये नेगेटिव है, वैल्यूज क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 12 इंटू 5 दैट इज 60 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 6 इंटू 10 की पावर -4 और ये -3 -7 तो ये कितना आया 36 10 की पावर -6 ये आ गया वोल्ट में। ये हमने ईएमएफ निकाल लिया। अब ईएमएफ निकाल लिया है तो हमें निकालना क्या है, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड हो जाएगी ई स्क्वायर बाई आर, इट इज 36 10 की पावर -6 का स्क्वायर डिवाइड आर। रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है 6 मिली 10 की पावर -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 216 10 की पावर -9 वॉट, दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था। तो आंसर इज 216। तो ये हमने यहाँ पर एमईसी ईएमआई का एसी का हमने यहाँ पर डीवाईक्यू सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ना। और साथ में इसको आप शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये काफी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, है ना। जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसको आप शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।